पड़े फफोले हाथ में छूते ही अखबार। पड़े फफोले हाथ में छूते ही अखबार। हर पन्ने पर है बसा आग भरा संसार। हर पन्ने पर है बसा आग भरा संसार। नमस्कार, शुभ संध्या, जय हिंद, जय भारत। आज परिचर्चा का एक विषय जो बहुत ज्वलंत भी है, बहुत जरूरी भी है, हम लेकर आए हैं। परिचर्चा के 233वें पायदान पर, यानी कि 233वां एपिसोड आज हम लेकर आए हैं। भारी मन से लेकर आए हैं। सपनों की राख, कोचिंग या शमशान। ये विषय चुनना हमें बिल्कुल पसंद नहीं आया और हम नहीं चाहते कि हम इस तरह के किसी भी विषय पर बात करें। हम नहीं चाहते कि समाज में कोई ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जहां पर बच्चों के साथ, उनके जीवन के साथ, उनके सपनों के साथ खिलवाड़ हो। चूंकि परिस्थिति ऐसी है, इसलिए हमने सोचा हमारा दायित्व है कि हम जब ज्वलंत और प्रासंगिक मुद्दों पर चर्चा करते हैं तो आज हमें इस विषय पर चर्चा जरूर करनी चाहिए। हम सब जानते हैं कि हर साल लाखों छात्र छात्राएं सपनों को पूरा करने के लिए किसी न किसी माध्यम से पढ़ाई करते हैं। अपने परिवार को छोड़ते हैं, अपने प्रियजनों को छोड़ते हैं और अलग अलग संस्थानों में जाकर कोई डॉक्टर की पढ़ाई करता है, कोई इंजीनियरिंग की पढ़ाई करता है, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहता है, कोई आईएएस बनना चाहता है, कोई आईपीएस बनना चाहता है। सबके सपने अलग अलग हैं और उन सपनों को पूरा करने के लिए जब वो अपने शहर से या अपनी गली से बाहर जाता है, अपने अलग गंतव्य पे जाता है जहां बच्चा पढ़ना चाहता है, पढ़ के कुछ बनना चाहता है, सबसे बड़ी जो बात होती है वो होती है बच्चों की सुरक्षा की। बच्चों की सुरक्षा से किसी प्रकार का कोई खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, कोई अनदेखी नहीं होनी चाहिए और इसी बात को मद्देनजर रखते हुए किसी प्रकार का कोई रोक टोक भी नहीं होना चाहिए और ना कोई दबाव होना चाहिए। तो हमें लगा हम बच्चों के बारे में बात कर रहे हैं तो बच्चों के चूंकि ये सपनों की बात है, अपनों के साथ सपने पूरे हों तो बहुत अच्छा लगता है। और सपनों की बात करते हुए कुछ आंकड़े बड़े डरावने से हो गए हैं, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में जो घटना घटी है, लेकिन उससे पहले भी कुछ घटनाएं घटी हैं जिनके ऊपर हम आज एक आंकड़ा लेकर हम आए हैं, लेकिन हम चर्चा अवश्य करेंगे। और 2019 में गुजरात के सूरत में कोचिंग सेंटर में आग लगने से 22 छात्रों की जो है वो मौत हो गई थी, जिंदा जल गए थे। 2024 की यदि बात करें तो दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में कोचिंग संस्थान के बेसमेंट में, क्योंकि बेसमेंट में पढ़ाई करवाई जा रही थी, वहां पर पानी भरने की वजह से वहां पर भी 3 यूपीएससी के जो छात्र थे उनकी मृत्यु हो गई। तो ये सारी जो घटनाएं हैं, और अभी लखनऊ में 2026 जून, जहां 15 सपने राख हो गए, तो हमने सोचा कि हम बात करें कि आखिर ऐसी कौन सी सुरक्षा में चूक होती है, ऐसी कौन सी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं जब हम अपने नौनिहालों को खो देते हैं। और किसी भी माँ के लिए, किसी भी देश के लिए जहां पर भावी पीढ़ी के साथ इस तरह हो रहा है, हो सकता है वो जितने बच्चे यहाँ से दुनिया से चले गए, कम समय में चले गए, वो आगे चल के राष्ट्रपति भी बन सकते थे, देश के प्रधानमंत्री भी बन सकते थे, वो भारत के लिए बहुत कुछ कर सकते थे, अपने परिवार के लिए बहुत कुछ कर सकते थे। तो इसी श्रृंखला में आज हम बातचीत करने के लिए आए हैं। बहुत सारे विषय हैं हमारे साथ और विषयों को हमने चुना भी, लेकिन आज जो विषय है वो द्रवित करने वाला विषय है। हमारे इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर निधि मिश्रा जुड़ी हुई हैं, जो कि बरेली उत्तर प्रदेश से हमारे साथ आई हैं। कई बार हमारी चर्चा में भाग ले चुकी हैं। आप शास्त्रीय गायिका भी हैं, आप एक कोचिंग संस्थान भी चलाती हैं जहां बच्चों को संगीत सिखाती हैं, साथ में आप शिक्षिका भी हैं। हमारे साथ एकता वाजपेयी जी जुड़ी हुई हैं, जो सीबीएसई मास्टर ट्रेनर हैं और कई बार परिचर्चा में शामिल भी हो चुकी हैं। हमारे साथ फ्रीलांस पत्रकार नंदिनी लक्षाकार जी भी जुड़ी हुई हैं, जो हमारे इस चर्चा में भाग लेंगी। और श्वेता जैन हमारे साथ
वक्ता के रूप में आज उपस्थित है, शिक्षिका भी है और अभिभावक के तौर पर आ जाई हैं। और साथ में सुनिधि चौहान हमारे साथ जुड़ी, माफ कीजिएगा, सुनिधि मलिक हमारे साथ जुड़ी हैं, जो इंटरनल ऑडिट कर रही हैं अभी, और साथ में पूर्व छात्रा भी हैं और कई बार हमारी परिचर्चा से आप जुड़ चुकी हैं। तो हमने एक ज्वलंत विषय लिया है और उस विषय पर हम चर्चा करने के लिए उपस्थित हैं। और बिना किसी विलंब के मैं सभी को आमंत्रित करती हूँ। नंदिनी जी ठीक से जुड़ नहीं पा रही हैं हमारे साथ। नंदिनी जी से मैं बात कर लूँगी कि किस प्रकार वो जुड़ेंगी। मैं सीधे आप सबको आमंत्रित करती हूँ। बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस कार्यक्रम में। और एकता जी एकता जी नमस्कार। और नंदिनी जी अभी हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगी। जी, कार्यक्रम को हम शुरू करें उससे पहले हमें एकता जी, अगर मैं आपसे आग्रह करूं, आप ऑटो रोटेट कर लें और हॉरिजॉन्टल शेप में रख लें फोन को, तो ज्यादा बेहतर रहेगा। और नंदिनी जी से आग्रह करती हूँ कि नंदिनी जी आप कृपया सही से जुड़ें। आप मुझे ठीक से दिख नहीं रही हैं, मैं आपको कनेक्ट नहीं कर पा रही हूँ। कार्यक्रम को शुरू करने से पहले हम कुछ क्षण का मौन रखेंगे उन सभी बच्चों के लिए, और हम प्रार्थना करेंगे ईश्वर से कि वो जहाँ भी हैं खुश रहें, अच्छे से रहें और उनको जल्दी नव जीवन मिले, ताकि वो जो जीवन वो नहीं जी पाए, जो सपने नहीं पूरे कर पाए, वो दोबारा पूरे कर सके। तो हम कुछ क्षण का मौन रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और चर्चा हम आरंभ करते हैं। हमारे साथ एकता जी जुड़ गई हैं जी, तो चर्चा हम आरंभ करते हैं। और सबसे पहले चूंकि हमने देखा कि किस तरह से चीजें बदली हैं समाज में, और जब हम चाहते हैं कि बच्चे पढ़ें, बच्चे बढ़ें आगे, और इस तरह की परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं, तो निधि जी बड़ा मन दुखी हो जाता है। आज मैंने भी बहुत भारी मन से इस चर्चा को आरंभ किया। और पटल के उस पार आदरणीय पुष्पलता तनेजा जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, अभिनंदन करती हूँ। संजय जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। आप सभी से एक ही आग्रह करती हूँ कि हमारे साथ बने रहें और इस कार्यक्रम को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो सबसे पहले मैं निधि जी आपके पास आना चाहती हूँ और मैं जानना चाहती हूँ कि जो परिस्थिति इस वक्त समाज में है और जो स्थिति अभी हम देख रहे हैं, इस तरह घटनाएं जो घटित हो रही हैं बच्चों के साथ, बच्चों के सपनों के साथ, तो इसके बारे में एक अगर लकीर खींचने की बात आए, नंदिनी हमारे साथ जुड़ गई हैं। नंदिनी जी अभिनंदन है आपका। तो क्या किस तरह से आज की चर्चा आप प्रारंभ करेंगी, क्या एक पृष्ठभूमि देंगी आप चर्चा के लिए, और ये विषय जो हमने चुना है मैं चाहती हूँ कि प्रकाश डालें आप। स्वागत। सबसे पहले तो मैं हिंदी साहित्य संस्थान के इस मंच का बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, और आदरणीय विभा जी और मंच पर उपस्थित हमारे परिचर्चा में भाग लेने वाले हमारे सभी जो विज्ञजन हैं, इसके अलावा हमारे श्रोता जो उपस्थित हैं, जो हमारी इस परिचर्चा को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सभी को मेरा सादर अभिनंदन और सभी को मेरा सादर प्रणाम। ये विषय जो आज एक लिया है हमने, तो अगर बात की जाए तो हमारे यहाँ कोचिंग एक तरीके से आप देखें तो हर जगह, हर कहीं भी आपको हर गली में एक ना एक कोचिंग सेंटर खुला मिलेगा। बात करें क्यों हम ये जो हमारे छोटे बच्चे हैं, जहाँ जिनको जरूरत भी नहीं है, तो वो भी अगर देखा जाए तो वो कहाँ जा रहे हैं, स्कूल आवर्स के बाद में पेरेंट्स उनको बोल देते हैं कि वो कोचिंग जा रहे हैं।
तो बच्चे हर जगह कोचिंग जा रहे हैं, उनके लिए वो चाहे जरूरी हो या नहीं जरूरी हो। ये तो है कि मतलब स्कूली शिक्षा के साथ साथ कोचिंग एक समानांतर शिक्षा का एक आधार बन गया है आज के समय में, कि बच्चा स्कूल भी जाएगा, स्कूल से आके उसको कोचिंग भी जरूर जाना है। बिना कोचिंग के वो अपनी स्कूल की पढ़ाई नहीं कर सकता। तो एक ये है। दूसरा क्या है, दूसरा कुछ जरूरी ऐसा भी है कि हाँ, कुछ बच्चे ऐसा, उन्होंने 10th किया, 9th या 10th जब बोर्ड आए, उस समय उनको थोड़ा सा एक गाइडेंस की जरूरत होती है, उसके लिए भी वो बच्चे कोचिंग के लिए जाते हैं। साथ ही फिर आगे कुछ पेरेंट्स ऐसे भी हैं, जैसे कि कोटा है, अगर हम बात करें तो कोटा हमारे हमारे देश का एक कोचिंग हब बन गया है, जहाँ पे कोचिंग ही सारे सेंटर हैं, और बच्चे वहां पे, न केवल बच्चे नहीं, कई बार तो पेरेंट्स भी अपना सब कुछ दांव पर लगा करके और बच्चों के साथ में वहां पर 1 साल 2 साल वहां पर रहते हैं, बच्चों को कोचिंग कराते हैं। और क्यों? इसलिए सिर्फ कि हमारा बच्चा नीट है या जेई, मेनली सिविल सर्विसेज है, इन सारी परीक्षाओं में सफलता प्राप्त करे। तो एक चीज ये समझने की जरूरत है कि क्यों कोचिंग ही क्यों, हम कोचिंग ही क्यों ये जरूरी है, कि हम क्या बिना कोचिंग के हम पढ़ नहीं सकते? पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर छोटा बच्चे की बात करें जिसको हम खुद भी देख सकते हैं, उसको भी हम कोचिंग के लिए भेज रहे हैं, तो क्यों भेज रहे हैं? ये एक विषय बहुत मैं देखती आती हूँ, जैसे मेरे पास भी बच्चे आते हैं जब कोचिंग के लिए, और हमारी क्लासेस का टाइम होता है, और सबसे पहले कहते हैं, आप खुद सोचिए कि बच्चों के ऊपर सबसे ज्यादा कितना प्रेशर है कि वो स्कूल जाते हैं, स्कूल से आते आते लगभग 2:30 बजे 3 बजे के लगभग बच्चा आता है, जल्दी जल्दी खाना खाता है, और फिर उसे कहाँ जाना है? फिर उसे कोचिंग जाना है। फिर कोचिंग के बाद में फिर वो एक्स्ट्रा, फिर कोचिंग का भी वर्क है, फिर स्कूल का भी वर्क है। तो हमने अपने बच्चों को एक मशीन बना दिया है। हम ये सोचते ही नहीं, एक छोटा सा माइंड है, अगर हम खाना एक छोटे बच्चे को खाना खिलाए, तो जितना वो खा सकता है उतना ही खाएगा ना, उसके बाद एक लिमिट के बाद उसको भी वोमिट आ जाएगी, वो बीमार पड़ जाएगा। तो वही चीज हमारी ब्रेन की भी है कि एक टाइम तो ऐसा चाहिए जब बच्चों को थोड़ा सा खुल करके उनको जीने का समय मिले, वो कुछ सोचें। नहीं, वो प्रॉपर उनको बना दिया। तो एक हमारे जो बच्चे हैं, जब वो जी रहे हैं, जिस परिवेश से वो बड़े हो रहे हैं, उनका पालन पोषण हो रहा है, उसी परिवेश से वो तनावग्रस्त तनाव लेकर के चले आ रहे हैं, उसी परिवेश से वो ये सोच करके चले आ रहे हैं मानसिकता के साथ कि अगर हमारी फर्स्ट नहीं आई, अगर मैं क्लास में टॉप नहीं आया, तो ये बहुत गलत बात है। तो एक कंपटीशन भी हमने डाल दी। ये स्वस्थ मानसिकता नहीं है, क्योंकि बच्चे का पास होना जरूरी है। हम उसको, ठीक है, हम उसको बोलें कि वो आगे जाए, लेकिन उसके ऊपर एक प्रेशर बनाना, ये बहुत गलत बात है। तो स्कूल में भी आते हैं बच्चे, तो मोस्टली पेरेंट्स का ये होता है कि हमारा बच्चा टॉप 5 में क्यों नहीं है, या टॉप 5 में भी है तो वो 5 नंबर पोजीशन पे क्यों है, वो 1 पे क्यों नहीं है। तो ये तो एक पॉसिबिलिटीज नहीं है, और ये जरूरी भी नहीं है कि जो बच्चा 1 नंबर पे है वो बच्चा जा करके आगे चल करके बहुत बड़ा एक कोई जिलाधिकारी बनेगा या बहुत बड़ा एक सेनाधिकारी बनेगा। ये कोई पॉसिबिलिटीज नहीं है ना। कई बार ऐसा भी होता है, जो बच्चे कम लेकर के आते हैं, कम अंक लेकर आते हैं, उसके बाद भी वो अच्छी जगह पर बैठते हैं। तो एक जो जरूरत है हमको, वो जरूरत है उनको प्रॉपर दिशा निर्देश देने की, प्रॉपर एक वातावरण देने की, संस्कार देने की। अगर हम वो दे पाए, तो कहीं ना कहीं हमारे बच्चों को इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर क्या बहुत होता बहुत है जब शुक्रिया जी निधि प्लीज, जी, बहुत बहुत क्योंकि धन्यवाद। विषय तो ऐसा है, जी सब पढ़ने चले जी, तो बहुत सभी को 1 सुना। घंटे जी में जी कुछ जी भी नहीं होता। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत अच्छी पृष्ठभूमि आपने रखी है, और बहुत कुछ समझ में भी आ गया है कि किस तरह हम किस परिवेश में हैं और क्या कुछ है। और देखिए, परिचर्चा का एक खास जो एक एक खूबसूरती है, जिसको मैं कहूँगी, आज एकता जी इस वक्त ट्रेन से जुड़ी हैं। अब आप ये देखिए कि एक वक्ता की जो जिम्मेदारी होती है, आपने अगर अपनी बात रखी है कि आपको कार्यक्रम में आना है, तो आप किस स्थिति में आप आ रही हैं, ये भी बहुत ज़रूरी है। तो और ट्रेन से देखिए, ये भी एक सुविधा हो गई है। पहले जब हम ट्रेन में सफ़र करते थे, नेटवर्क इशू होता था, लेकिन आज एकता जी जुड़ी हैं, तो मैं चाहती हूँ कि एकता जी, कब नेटवर्क चला जाएगा ट्रेन में पता नहीं चलेगा, तो मैं आपके पास सीधे सीधे आती हूँ, क्योंकि थोड़े विचार आपके भी हम ज़रूर ले लें। तो मैं आपका स्वागत करती हूँ आज के कार्यक्रम में। लेकिन धन्यवाद।
एक चूंकि आपके भी बच्चे अभी आप शिक्षा से जुड़ी हुई हैं, टीचर हैं, आपके भी बच्चे जी कोचिंग में पढ़ते होंगे, तो क्या मैं जान सकती हूँ, हमारे दर्शक जान सकते हैं कि कोचिंग चुनने का जो एक माता पिता का कारण होता है वो क्या होता है, या इस वक्त आप शिक्षा से बहुत शोर हो रहा है, बोल नहीं पाएंगे शायद आप। मैं बात कर लूंगी अगर आप सुन सकेंगे तो। जी मैं जी थोड़ा जी, कोशिश बोलिए बोलिए करती हूँ बोलिए। बताने की। मैं ये बताना चाहूंगी कि ये विषय ही ऐसा नहीं है जिस पर कभी चर्चा होनी चाहिए थी, पर हो रही है तो करना पड़ रहा है, इतना दुखद है ये। लेकिन हाँ, ये जो विचार है इस पर चर्चा होनी चाहिए। और सच्चाई ये है कि कोचिंग पे जब कोई व्यक्ति अपने बच्चों के लिए चुन, तो वो बहुत सुखद भविष्य के लिए चुनता है। लेकिन जैसे मैडम ने बोला कि हम सिर्फ एक पागलपन की तरह से उस कोचिंग को ले रहे हैं कि अगर कोचिंग न किया तो क्या होगा। तो जैसे आपने बोला कि कोचिंग मेरे बच्चे भी गए होंगे, तो मेरी बड़ी बेटी साइकोलॉजिस्ट है और छोटी वाली बेटी जर्नलिज्म कर रही है। दोनों ही बच्चों ने कभी भी कोई भी कोचिंग नहीं ली, और उसके बावजूद भी बाय गॉड ग्रेस काम कर पाए हैं वो, स्थान बना पाए हैं थोड़ा बहुत। तो मेरा ऐसा मानना है कि जरूरी नहीं है कि, देखिए मैं एक शिक्षिका हूँ, मास्टर ट्रेनर सीबीएसई एज अ काम करती हूँ। तो मैंने ये नोटिस किया है कि जब भी कभी कोई कोर्स बनाया जाता है, कोई कैरिकुलम बनता है, यूजीसी का हो या एनसीईआरटी के साथ हम काम करते हैं, हम सीबीएसई के साथ, मध्य प्रदेश बोर्ड, स्टेट बोर्ड्स के साथ, मैंने सबको पढ़ा है, समझा है और जाना है कि जब भी कभी कोई कोर्स बनाए जाते हैं तो बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट बैठते हैं, पेरेंट्स की मदद ली जाती है, बच्चों की मानसिकता, मनोविज्ञान समझा जाता है, तब एक कोर्स पूरा तैयार किया जाता है, पाठ्यक्रम तैयार करते हैं। उसमें कहीं भी कोई खास जरूरत नहीं होती है, खास क्या जरूरत ही नहीं है कि इसके बावजूद भी कोचिंग कराया जाए बच्चों को। तो जब भी कभी ट्रेनिंग्स में हो या साथ में बैठे कभी किटी पार्टीज में हो, तो जरूर एक दूसरे को ये बताइए कि आपका बच्चा जो स्कूल जा रहा है, जो कॉलेज जा रहा है, उतना भी काफी है। जरूरत नहीं है कि बच्चे कोचिंग करें। और आज तो, आज के जमाने में जब एक पेन ड्राइव पर पूरी चीजें आपके पास है, एक क्लिक पर आपके पास है, तो क्यों अपने बच्चों को, उनके सुंदर, कितना सुंदर जीवन होता है जब ये बड़े हो रहे होते हैं, छोटी सी उम्र होती है जवानी की, जिस वक्त ये जवान हो रहे होते हैं, बढ़ रहे होते हैं, सीख रहे होते हैं, खूबसूरती होती है, जीवन में उमंग होते हैं, हार्मोन्स आसमान छू रहे होते हैं, उस वक्त पे हम इनको कोचिंग्स में डाल देते हैं। और अभी तो 12वीं के बाद होता था, अभी उन 12वीं वाली पढ़ाइयों के लिए 7वीं 6वीं से स्टार्ट कर देते हैं लोग, या बीए के बाद जो कराना है या ग्रेजुएशन के बाद जो कराना है, उसके लिए लोग 12वीं से, फर्स्ट ईयर से स्टार्ट कर देते हैं। और ये काफी दुखद है और हमें पेरेंट्स को समझाना होगा, और बीइंग अ पेरेंट हमें खुद भी समझना होगा। और ये प्रयास घर से शुरू होगा, जब हम अपने बच्चों को ये संतुष्टि लाएं, अपने मन में संतुष्टि लाएं कि काफी है इतना, जो किताब हिंदी की है, जो किताब मैथ्स की है, काफी है। तो ये मेरा विचार है, जो मेरा ऑब्जर्वेशन एज अ मास्टर ट्रेनर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अगर नेटवर्क रहा तो मैं फिर आपसे जुड़ूंगी। और मैं नंदिनी लक्षाकार हमारे साथ जुड़ी हुई है। नंदिनी जी, कई बार आप आई हैं एक पत्रकार होने के नाते, और चूंकि अभी बहुत जरूरी है, स्टूडेंट के पास मैं थोड़ा बाद में आऊंगी, उसके बाद नंदिनी जी के बाद मैं सीधे श्वेता जी के पास जाऊंगी। नंदिनी जी, देखिए, हम लोग हमेशा ये सोचते हैं कि जो मीडिया है वो चौथा स्तंभ है भारत का, और उसको निष्पक्ष होना चाहिए, है ना। और वो मीडिया का एक बहुत बड़ा रोल होता है समाज के ऊपर, देश के ऊपर। तो एक मीडिया कर्मी होने के नाते ये जो मुद्दा है, इस मुद्दे को कितनी संवेदनशीलता से आप लोग देख रहे हैं, या क्योंकि कई बार हमने देखा कि एक और शब्द है नंदिनी जी, खोजी पत्रकारिता। और ये शब्द अब शब्द ही बन के मुझे लगता है रह गया है, कि खोजी पत्रकारिता में वो सारी चीजें पहले आया करती थी कि जो पत्रकार होते थे वो उनके नाम के आगे लिखा रहता था कि खोजी पत्रकार। वो ढूंढते थे चीजों को, वो ढूंढते थे मुद्दों को, वो ढूंढते थे उन जगहों को जहां पर चीजें गलत हो रही हैं। तो पत्रकार होने के नाते हम आपसे क्या उम्मीद कर सकते हैं, या इस विषय को हम किस रूप में देखें, और एक पत्रकार की क्या जिम्मेदारी है, मीडिया की क्या जिम्मेदारी है, कि अगर मान लीजिए कोई हादसा जब तक ना हो तब तक हमें कुछ पता ही नहीं चलता दुनिया में, देश में क्या हो रहा है।
तो क्या हादसा, सबसे और पहले तो हादसा बहुत होने के बाद नंदनी जी, हादसा होने के हाँ बाद जी। उसकी कलई खुलती है, ये होना था, वो होना था, तो हम उसको पहले क्यों नहीं रोक पाते हैं? मैं नंदनी जी आपसे यही गुजारिश करूंगी कि आप हमें थोड़ा सा अच्छे से ब्रीफ करें। और सुरेंद्र शर्मा सागर जी हमारे साथ जुड़ गए, जो हमारे पटल के मुख्य सलाहकार है। प्रणाम आदरणीय, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन करती हूँ। और जी नंदनी जी बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद आमंत्रित करने के लिए, लेकिन अफसोस भी कि इस विषय के साथ हम इस पर बात कर रहे हैं। जैसा कि मैम ने कहा कि ऐसा विषय है जिस पर बात होनी ही नहीं चाहिए थी। देखिए, दिक्कत ये है कि अगर सभी अपना-अपना काम अपने स्तर पर बेहतर तरीके से करें या अपनी ज़िम्मेदारी को ढूँढ करके उस ज़िम्मेदारी को पूरा करने की कोशिश करें, तो शायद इस तरह की स्थितियाँ हों ही ना। अगर सरकार ज़िम्मेदार हो, अगर प्रशासन अपना काम सही तरीके से करे, अगर पत्रकार, यहाँ पर मैं बिल्कुल सीधे तौर पर बैकफुट पर रहूँगी कि अगर पत्रकार भी अपना काम सही तरीके से कर रहे होते, खोजी पत्रकारिता, आपने बहुत सुंदर बात कही। पहले पत्रकार खोजी पत्रकार ही होते थे। पहले पत्रकारों के कुछ सिद्धांत होते थे और उन्हीं सिद्धांतों के दायरे में रह करके वो काम करते थे। लेकिन अफ़सोस कि अब ना वो सिद्धांत रहे हैं, और दायरों की तो बात ही क्या करें, किसी भी तरह के दायरे रह ही नहीं गए हैं। तो अफ़सोस की बात है। लेकिन एक व्यावहारिक अगर बात की जाए तो देखिए, पत्रकारिता अब पत्रकारिता रह कहाँ गई है? पत्रकारिता व्यावसायिकता में कहीं खो-सी गई है। कुछ ही लोग ऐसे बचे होंगे जो शायद असल मायने में पत्रकार हैं या कोशिश करते हैं पत्रकारिता करने की। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर दिक्कतें तो हैं, सवाल आपका बिल्कुल जायज़ है, लेकिन खोजी पत्रकारिता का आपने ज़िक्र किया। इतने संसाधन नहीं होते हैं पत्रकारों के पास में, वो पहले के क्रांतिकारी पत्रकार अलग हुआ करते थे, लेकिन अब जैसा कि मैंने कहा कि व्यावसायिक सब कुछ हो चुका है। अब पत्रकार बनते भी हैं लोग तो इसलिए कि ये भी एक करियर अपॉर्च्युनिटी है। इसमें क्या, किस तरीके का करियर रहेगा, क्या अर्निंग रहेगी, कितना ग्लैमर है इसमें, कितना ठसक, जलवा जिसे कहते हैं, उससे बहुत सारे लोग प्रभावित होकर के आते हैं। ऐसे में असली क्या दायित्व है पत्रकार के, वो कहीं न कहीं भूल से गए हैं। और संसाधनों का निश्चित तौर पर अभाव होता है। खोजी पत्रकारिता भी आसान नहीं होती है, सिस्टम में जाकर के जानकारी जुटाना। ऐसे सिस्टम में जहाँ सभी भ्रष्ट हैं, कोई भी नहीं चाहेगा कि कमियाँ और खामियाँ उजागर हों, तो ये बहुत ही चुनौतीपूर्ण है। और ऐसी जब खबरें आती भी हैं, तो छोटी, जब तक कोई बहुत बड़ा मुद्दा ना हो जाए, जब तक कोई बहुत बड़ा मसला या दुर्घटना के तौर पर सामने ना आ जाए, तो बहुत अफ़सोस की बात है कि जो आम नागरिक हैं, आम जनता भी है, वो भी अपना जुड़ाव महसूस नहीं करती है तब तक जब तक उन्हें ऐसा नहीं लगता कि इससे सीधे तौर पर मुझे कोई नुकसान पहुँच रहा है। तो ना उस खबर की कोई वैल्यू रह जाती है, जिसे शायद बहुत बार लोग अपनी जान जोखिम में डालकर या अपने परिवार को जोखिम में डाल करके कहीं न कहीं खबर खोज करके लाते हैं। ले भी आते हैं और सामने रखते हैं, तो बहुत बार प्रशासन उस पर उस तरीके से कार्रवाई नहीं करता है जैसा उन्हें करनी चाहिए। प्रशासन की तो बात ही छोड़ दें, क्योंकि हम भ्रष्टाचार देख रहे हैं चारों तरफ कितना ज़्यादा है। इसी केस की अगर हम डिटेल में बात कर लें तो बहुत सारी चीज़ें सामने आई हैं और लगातार न्यूज़ में दिखाया जा रहा है। लोग जान भी रहे हैं, जिसे जो अगर हम इस विषय पर बात कर रहे हैं और जो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो इस विषय से जुड़ रहे हैं, उन्होंने कहीं न कहीं समाचार पत्रों में और न्यूज़ चैनल में भी जो अपडेट, हर छोटी से छोटी अपडेट के साथ पता चल रहा है कि किस कदर करप्शन है, और उसी का नतीजा इस तरीके के हादसे सामने आते हैं। तो कहीं न कहीं अगर खबरें सामने भी आती हैं, तो लोग उसको वैल्यू नहीं करते हैं, और प्रशासन अपने स्तर पर सुधरने का नाम नहीं लेता है, और सरकार का ढुलमुल रवैया भी इसके पीछे बहुत ज़िम्मेदार है। लेकिन हाँ, मैं मानती हूँ कि हमारा दायित्व बनता है, हमें करना चाहिए, और हम वो नहीं कर रहे हैं, जो पहले हुआ करता था। बिल्कुल सही कहा आपने। जिस तरह से भ्रष्टाचार फैल रहा है और भ्रष्टाचार की वजह से जिस बिल्डिंग को 10 साल पहले बताया गया कि ये जर्जर है, इसमें दिक्कतें हैं, इसको खाली करना चाहिए, यहाँ पर कोई कमर्शियल कार्यक्रम नहीं चलाना चाहिए, कोई इस तरह का मतलब बच्चों को पढ़ाना या कुछ भी कमर्शियल नहीं होना चाहिए, बावजूद उसके इसको दबाया गया इतने सालों से। नतीजा है आपके सबके सामने। सवाल ये उठता है कि कोचिंग, सबसे पहले तो जैसे निधि जी ने कहा, बेहतर ये होगा कि हम अपनी शिक्षा व्यवस्था को इतना सुदृढ़ कर दें कि कोचिंग या ट्यूटर की जरूरत ही ना पड़े, सबसे पहली बात। दूसरी बात यह है कि अगर बच्चे जाते हैं तो सिर्फ दूसरे की नहीं, माता पिता की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने बच्चे को कहाँ भेज रहे हैं, और वहां का जो दृश्य है, अब तो देखिए इस हादसे के बाद तो अब यही कहेंगे ना कि हमें कहते हैं ना, दूध का झला छाछ को भी फूक फूक कर पीता है। तो अब जब इतने हादसे हो चुके हैं, तो अब हमारी भी जिम्मेदारी है कि हमारे बच्चे जहां भी जा रहे हैं, हम उसका पूरा एक
ब्यौरा लें कि कहाँ पर क्या व्यवस्था होनी चाहिए और क्या नहीं होनी चाहिए। तो मैं श्वेता जी, मैं आपके पास आना चाहती हूँ। और श्वेता जी, चूंकि टीचर भी हैं, आप अभिभावक भी हैं, तो मुझे लगता है कि दोनों बातें बहुत ज़रूरी हैं। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ, क्या कभी आपके बच्चे कोचिंग सेंटर गए हैं? और अगर गए हैं तो आपको क्या लगता है कि एक माता पिता होने के नाते कोचिंग को अगर हम बच्चों मतलब कोचिंग में बच्चों को अगर हम भेजते हैं तो हमें क्या सबसे पहले देखना चाहिए? और आपने क्या देखा जब आपने अपने बच्चे को भेजा? क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, ये जो कार्यक्रम है ना, ये घर-घर पहुँचने वाला कार्यक्रम है। हमारी एक-एक बात अगर जागरूकता के लिए लिहाज से सही है और हम सही दिशा में जा रहे हैं, तो बहुत कुछ बदल जाएगा समाज में। तो जो बदलाव हम चाहते हैं, चूँकि ये जो विषय हमने चुना, बदलाव के लिए चुना है। कुछ तो हम ऐसा रास्ता दे पाएँ इस चर्चा के माध्यम से, जो आने वाले हादसों को रोकने का एक गिलहरी प्रयास ही मात्र हो, है ना? एक कोशिश। श्वेता जी, बताइए। देखिए विभा जी, ये जो टॉपिक है सपनों की राख, कोचिंग या शमशान, तो मैं इसमें आपको 3 वर्ड समझ में आ रहे हैं, सपनों की राख, कोचिंग या शमशान। तो मैं इन तीनों को एक शॉर्ट फॉर्म में डिस्क्राइब करूंगी। सबसे पहले अपने बच्चों की बात बताने से पहले जो मैंने एज अ अभिभावक इस टॉपिक को समझा कि सपनों की राख मतलब असफलता का डर, कोचिंग मतलब उम्मीदों की मंडी। मतलब हम कोचिंग भेज रहे हैं। मेरे 2 बच्चे हैं, एक 5 साल का है फर्स्ट क्लास में और मेरी बेटी 9th में। तो अब जब वो पैदा होते हैं तो माता पिता को एक उम्मीद होती है कि हम अपने बच्चे को ये बनाएंगे, ये बनाएंगे, ये बनाएंगे। अगर हम अपना देखें, जब हम पैदा हुए थे, जब हम पढ़ते थे, तब ये सोशल मीडिया वगैरह नहीं था। तो हमारे पास आसपास हम थे या हमारे आसपास जो लोग थे, हम उन्हीं को देखते थे कि ये क्या बन रहे हैं या हमें कैसा बनना चाहिए, या जो हमारे माता पिता बताते थे हम उसी को ही सही मानते थे। लेकिन आजकल के बच्चों के पास पूरा एक वर्ल्ड है जिसमें वो पूरे संसार में वो हर इंसान का देख सकते हैं कि वो क्या बन रहा है, क्या नहीं बन रहा है। तो मेरी बेटी 9th में है और उसका क्या है कि वो पहले ये बनना चाहती थी। जब बच्चा पैदा हुआ तो उसने कहा मम्मी मुझे टीचर बनना है। फिर बड़ी हुई, उसने 10-5 लोगों को देखा तो उसने कहा नहीं मम्मी मुझे तो ना अब ड्राइंग अच्छी आती है, तो मेरे को तो ड्राइंग में कुछ करना है। बड़ी हुई, एक बार हमारे मंदिर में फंक्शन था, तो एक बिल्कुल आपको डायरेक्ट बता रही हूँ कि मंदिर में फंक्शन था, वहाँ पर एक IAS ऑफिसर आए और उनके साथ उनकी सिक्योरिटी थी। तो बच्चों को वो समझ में नहीं आया, बस वो सिक्योरिटी समझ में आई कि उसके आसपास जो सिक्योरिटी है, कि मम्मी ये कौन है। तो मैंने कहा बेटा IAS ऑफिसर है। तो मम्मी ये ज़्यादा बढ़िया है, IAS ऑफिसर बन जाएंगे, ये ज़्यादा बढ़िया है, देखो सिक्योरिटी साथ लेके चलती है। फिर थोड़े से बड़े हुए, फिर किसी ने बताया कि बेटा IAS ऑफिसर में तो आजकल ना अच्छा स्कोप नहीं है, कभी कभी सरकार का दबाव भी बन जाता है IAS ऑफिसर में। तो मम्मी कॉमर्स ले लूंगी, 11th में कॉमर्स का कुछ कर लूंगी। तो वो क्या इन्फ्लुएंस है, हमारे समाज में जितनी भी चीजें हैं वो 10 चीजों को देखते हैं और उसके ऊपर पीछे भागते हैं। लेकिन शुरुआत घर से ही होती है। अगर हम ही उनको नहीं समझाएंगे, अभिभावक हम ही उनको नहीं समझाएंगे, तो फिर वो उसके पीछे भागेंगे ही भागेंगे। पेरेंट्स और टीचर्स, मैं एक शिक्षिका भी हूँ, तो पेरेंट्स और टीचर्स दोनों का काम होता है बैलेंस करके चलना। जैसे PTA मीटिंग होती है, तो पेरेंट्स टीचर मीटिंग में हम ये देखने नहीं जाते कि हमारा बच्चा फर्स्ट आया है, कि कितने मार्क्स आए हैं। हम ये देखने जाते हैं कि उसका स्कूल में क्या बिहेवियर है और उसका घर में क्या बिहेवियर है। वो स्कूल में कैसे अपने टीचर की बात मानता है, उनसे क्या डिस्कस करता है और घर में क्या डिस्कस करता है। ऐसा ना हो स्कूल में अलग एक राह पे चल रहा हो, घर पे एक अलग राह पे चल रहा हो। तो हम वो दोनों मिक्स करके उसको समझा सकते हैं। इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि मैंने अपनी बेटी को जरूर दिखाई वो पिक्चर, आपने भी देखी होगी, 3 इडियट, जिसमें वो चाहते कुछ और हैं लेकिन उनके पेरेंट्स उनको बनाना चाहते कुछ और। तो वो एक आजकल का एक क्या कहते हैं ना, भेड़ चाल, कि भाई इंजीनियर बन रहा है,
मेरा नाम होगा, चल बेटा तू इंजीनियर बन जा, कोटा में भेज दिया, वहां भेज दिया, चाहे वो बनना चाहता है चाहे नहीं चाहता है, वो एक बात है। और दूसरा, जैसे एकता जी ने कहा कि बुक्स बहुत अच्छी हैं, अभी बुक्स चेंज भी हुई हैं, 9th की, मेरी बेटी 9th में है, तो मैंने देखा है कि अभी बुक्स चेंज भी हुई हैं। बुक्स सच में बुक्स बहुत अच्छी हैं। अगर हम बुक्स को तो, और पेपर, जो भी पेपर है ना, बुक्स के बाहर कहीं नहीं आता। बहुत सारे ऐसे पब्लिशर्स होते हैं जो अपनी बुक्स पब्लिश करते हैं एक्स्ट्रा, एनसीईआरटी के बाहर बुक्स पब्लिश करते हैं। पेपर आप देखोगे किसी भी स्टैंडर्ड का उठा के देखोगे, चाहे बोर्ड का पेपर, हमेशा उन बुक्स के अंदर से ही आता है। उन बुक्स के जो लाइन्स हैं उनके अंदर से ही क्वेश्चन बनाए जाते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, एक होड़ में बच्चे को कहते हैं कि ये बुक्स खरीद लो, एक्स्ट्रा बुक्स खरीद लो, ये भी पढ़ लो, ये भी पढ़ लो। वो बोझ इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो बच्चा वो सहन नहीं कर पाता। और आजकल स्ट्रेस इतना प्रॉब्लम है कि वो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। दूसरा, मेरी बेटी को मैंने कोचिंग लगाई है, जैसे आपने कहा। मैं इंग्लिश, वो मेरे से इंग्लिश की पूछती थी कि मम्मी इंग्लिश बता दो, मुझे ग्रामर बता दो। मैं एक साइंस की टीचर हूँ, तो मैं इंग्लिश इतना अच्छे से उसको नहीं करा पाती। तो मैंने कहा बेटा, गलत बताने से बढ़िया है कि आप इंग्लिश की ट्यूशन लगा लो। बाकी सब्जेक्ट मैं पढ़ा लेती हूँ, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आती। मैंने इंग्लिश की ट्यूशन लगाई है, और सिर्फ इतना ही कहा है कि मैम लिटरेचर, अगर आप इंग्लिश अच्छे से कराओगे वो लिटरेचर कर लेगी, लेकिन आप उसको सिर्फ स्किल डेवलप कराओ, आप उसको बोझ मत बनाना। सिर्फ उसको ये बताना कि बेटा आप ये कर रहे हो तो इसके आगे इसको और अच्छा कर सकते हो, बस। लेकिन पेरेंट्स क्या करते हैं, सारे सब्जेक्ट की ट्यूशन लगाते हैं। वो चाहते हैं कि मेरा तो पीछा छूटा। तो मैं पेरेंट्स से यही अनुरोध करूंगी कि आप भी पढ़ के आए हैं, आप भी पढ़े हैं, तो मेरे ख्याल से 5th क्लास तक तो हर पेरेंट्स पढ़ा ही सकता है। कोशिश करें, उसको पढ़ें और पढ़ाएं। अगर आपको लगता है किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो आप उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की ट्यूशन लगाएं। आप ये देखिए कि एक बच्चा एक स्कूल में 6 घंटे पढ़ता है, ठीक है, तो 6 घंटे में वो सारे सब्जेक्ट पढ़ता है, और पेरेंट्स क्या करते हैं, उसकी ट्यूशन लगा देते हैं, 2 घंटे में कहते हैं सारे सब्जेक्ट पढ़ाओ। तो आप ये बताओ कि 6 घंटे में जो सारा सब्जेक्ट पढ़ के आया है, क्या वो ट्यूशन में 2 घंटे में सारा सब्जेक्ट पढ़ सकता है? नहीं पढ़ सकता। कोई नहीं समझा सकता। सिर्फ उसको रटाया जाता है कि रटना है, रट लो, रट के आपको ये बनना है, रट के आपको ये बनना है। जी श्वेता जी, बहुत सही कहा आपने। देखिए, एक पेरेंट होने के नाते एक जो दुख है, हर माँ बाप का एक दुख है, वो दुख आपने प्रकट किया है। और कुछ संदेश आए हैं, पहले जिसे ट्यूशन कहते थे अब वो कोचिंग हो गए हैं। देखिए, इन्होंने लिखा है सुरेंद्र शर्मा सागर जी ने कि शिक्षा अब व्यवसाय बन गया है, मीडिया गोदी हो गई है। तो इस तरह के जो संदेश आ रहे हैं, ये एक तरह का आक्रोश है समाज में जो व्याप्त है इन घटनाओं को लेकर। लेकिन मैं फिर भी इस कार्यक्रम के माध्यम से एक बात जरूर कहना चाहती हूँ कि हर जगह ऐसी परिस्थितियां नहीं होती है, सारे कोचिंग सेंटर बुरे नहीं है, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पर एक प्यारी सी बच्ची बैठी हुई है, सुनिधि मलिक, जो खुद एक छात्रा रह चुकी हैं, आज वो सक्सेसफुल हैं, अपने क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और मेरा सीधा सवाल ये है आपसे सुनिधि, क्योंकि आप भी कभी कोचिंग गई होंगी, कभी पढ़ाई आपने की होंगी, तो अगर सरकार इस वक्त जो अभी हादसे हुए उसके मद्देनजर अगर कोचिंग को बंद कर दे, एक जैसे नोटबंदी हो गई थी वैसे कोचिंग बंदी अगर हो जाए, तो आपके हिसाब से वो बात गलत होगी, या क्या आप अपने माध्यम से एक संदेश देना चाहती हैं? जी सुनिधि, आपका माइक बंद है, एक माइक बंद। सुनिधि, आप अपना माइक खोल लीजिए, माइक बंद है। सुनिधि, आपका माइक बंद है, हम सुन नहीं पा रहे आपको, माइक ऑन कीजिए। ऑन नहीं हो रहा। एक मिनट। हाँ,
जी हो गया। जी मेरी सुनिधि, आवाज आवाज आ आ रही है रही? सबको? नमस्कार सभी को। जैसे अभी विभा मैम ने कहा कि ऐसा हो जाए कि सरकार सारे कोचिंग सेंटर बंद कर दे। सबकी सिचुएशन अलग होती है। कुछ पेरेंट्स हैं, जैसे श्वेता मैम ने अभी बताया कि वो इंग्लिश लिटरेचर नहीं पढ़ा सकते अपनी बेटी को, इसलिए उन्होंने कोचिंग लगवाई। लेकिन वो साइंस की शिक्षिका हैं, तो वो साइंस पढ़ा सकते हैं, बाकी सब्जेक्ट्स पढ़ा सकती हैं। तो हर जगह सारी सिचुएशन सेम नहीं होती है। हर पेरेंट्स इतने नहीं कर सकते कि वो सारे सब्जेक्ट्स या अदर देन इंग्लिश को पढ़ा दें। तो मेरे हिसाब से अगर कोचिंग सेंटर बंद हो रहा है तो ये एक सही फैसला नहीं होगा। और अभी जो रिसेंट ट्रेजेडी हुई है उसके बाद सरकार ने ऐलान किया है कि हम 48 सेंटर बंद कर रहे हैं कोचिंग के। वो क्यों बंद कर रहे हैं? क्योंकि अभी जो केस हुआ वो जिस तरह की बिल्डिंग थी, जिस तरह का उसमें इमरजेंसी एग्जिट नहीं था, वेंटिलेशन नहीं था, तो उसको मद्देनजर रखते हुए और 48 बंद हो रहे हैं। तो ये केस हो सकता है कि अगर इस वे में बंद हो रहे हैं कि उसमें कुछ इश्यू है, या फिर वहाँ के शिक्षक शिक्षक हमेशा ही अच्छे होते हैं, लेकिन वहां पे अगर कुछ करप्शन चल रहा है और तो हम बंद कर सकते हैं। लेकिन ऐसे अचानक से सारे कोचिंग सेंटर बंद करना ये थोड़ा सा मुश्किल है। और सुनिधि, सुनिधि एक प्रश्न मैं आपसे और इसमें जोड़ना चाहती हूँ कि आप एक स्टूडेंट रही हैं और आपने भी कहीं ना कहीं कोचिंग किया है, और एक सवाल है कि क्या हमें कोचिंग जाने से पहले देखना चाहिए कि कितने एंट्रेंस हैं, कितनी एग्जिट के लिए रास्ते हैं, या जो फायर की सुविधा है, फायर ब्रिगेड वो है कि नहीं है, या जिस तरह से हादसे हुए हैं जो बहुत दर्दनाक भी हैं, बहुत तकलीफ दे भी हैं और बहुत दुखद है, उनको रोका जा सकता है आपके हिसाब से अगर इस तरह की व्यवस्था हर कोचिंग सेंटर में हो जाए तो? बिल्कुल रोका जा सकता है। और अगर हम कोचिंग सेंटर जा रहे हैं तो हम ये सोच के नहीं जाते हैं कि उसमें एंट्री एग्जिट एक है, इमरजेंसी एग्जिट है या नहीं। हम देख के जा पढ़ाई कैसी हो रही है, वहां पे क्या पढ़ाया जा रहा है, वहां के बच्चे कैसे हैं, हम ये सोच के जाते हैं। लेकिन ये ट्रेजिडी के बाद एक नया एंगल सामने आया है जिससे सब लोग जागरूक हुए हैं। मीडिया, हमारी सरकार, सब लोग जागरूक हुए हैं कि दिक्कत क्या है। जब हमने इस इश्यू को बहुत ध्यान से देखा तो हमें पता चला, तो एक नया नजरिया आया कि कोचिंग सेंटर में सिर्फ शिक्षक देख के, सिर्फ वहां के बच्चे देख के, सिर्फ वहां की पढ़ाई देख के नहीं जाना है, हमें अपनी सेफ्टी के लिए भी जाना है। वहां पे क्या हो रहा है तो एक हमें एक्टिव होना चाहिए। इस तरह से हम कहीं भी जा रहे हैं तो वहां अपनी सेफ्टी भी देखनी चाहिए। जी निधि, सुनिधि बहुत बहुत शुक्रिया। निधि जी, मैं आपके पास आना चाहती हूँ। आपने मुझे बताया था कि आप चूंकि संगीत सिखाती हैं, छोटे छोटे बच्चे आपके संस्था में आते हैं, और आपने एक बात ये भी कही थी कि आपकी संस्था में जो सवाल मेरा सुनिधि के साथ रहा कि आपके यहाँ भी जब पेरेंट्स आते हैं तो बहुत सारी चीजें देखते हैं, फ्लावर है कि नहीं, क्यारियां है कि नहीं, खूबसूरती है कि नहीं। तो एक प्रश्न ये उठता है कि जब छोटे बच्चे आते हैं आपके यहाँ और उनके लिए आपके इंस्टीट्यूट में पर्याप्त व्यवस्था है आपके संस्थान में, तब जो माता पिता सारी चीजें देखते हैं, तो जब बच्चे बड़े होते हैं, उनके सपने बड़े होते हैं और उन सपनों की राख हम बटोरना नहीं चाहते, वैसी परिस्थिति में माता पिता की जिम्मेदारी है कि जहां बच्चे जा रहे हैं वो अच्छे से अध्ययन करें कि बच्चे जा रहे हैं, क्योंकि देखिए हादसे कभी भी बोलकर नहीं आते, और ये कई बार ऐसे हादसे हो चुके हैं। आप जर्जर बिल्डिंग में आप अगर कोचिंग चला रहे हो, वो कभी भी ध्वस्त हो सकता है, कभी भी गिर सकता है, कभी भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। बेसमेंट में अगर आप पढ़ा रहे हो तो जब बारिश बहुत तेज होगी तो पानी जरूर भरेगा उसमें, ये सब चीजें लोगों को पता होती है। बावजूद उसके अगर इस तरह की घटनाएं होती है, माता पिता की भी जिम्मेदारी है कि बच्चे कहाँ जा रहे हैं आप देखें। क्या कहेंगी? बिल्कुल। एक ना केवल शिक्षिका होने के नाते नहीं, मैं एक पेरेंट होने के नाते भी ये बात बोलूंगी कि जैसे जब हमारे पास स्कूल में बच्चे आते हैं तो भी पेरेंट्स एक एक चीज का मुआयना करते हैं, एक चीज देखते हैं कि क्लासरूम्स कैसे हैं, वहां पे पढ़ाई, वो पानी कैसा हो रखा है, खाना अगर वहां पर है तो जो मेस एरिया है वो कितना कैसा है। इस तरीके से एक छोटी से छोटी चीज को देखते हैं। हाँ, मेरे पास मेरा एक म्यूजिक इंस्टीट्यूशन है मेरा,
और म्यूजिक के लिए भी अगर बच्चे आते हैं, सो दैट इज एक हॉबी कोर्स है, उसके लिए भी अगर आते हैं पेरेंट्स, तो वो सब कुछ देखते हैं कि नहीं भाई एसी लग रहा है, चल रहा है कि नहीं चल रहा है प्रॉपर, बच्चा सीढ़ियों पे चढ़ करके जाएगा तो कहीं कोई दिक्कत तो नहीं होगी, उसको देखने का तो सब कुछ देख रहे हैं, इंस्ट्रूमेंट्स हैं या नहीं है, सिखाने वाले कैसे हैं, वो सब कुछ देख रहे हैं। तो जब आप कोचिंग के लिए बच्चे को जब भेज रहे हैं, तो ये चीजें क्यों नहीं देखते? सबसे बड़ी बात है वो भी हमें देखना चाहिए कि एक आप जा रहे हैं इसलिए नहीं कि हमारे फ्रेंड का, हमारे पड़ोसी का बेटा भी वहां जा रहा है, या दूसरे और कोचिंग सेंटर उसमें सेंटर में बहुत सारे बच्चों की वहां भीड़ बहुत ज्यादा लगी है, इसलिए हम अपने बच्चे को भेजेंगे, तो ये बहुत गलत है। और एक ज्वलंत सवाल तो मैं सबसे पहले यही बोलूंगी कि कोचिंग में ठीक है, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, नो डाउट, एक मैम ने बोला कि हाँ इंग्लिश जो है नहीं आती समझ में, तो कहीं ना कहीं हमें भी गाइडेंस की जरूरत होती है। एक माँ होने के नाते मेरे भी बच्चे पढ़े और उन्होंने कभी किसी भी टचवुड कभी भी कहीं कोई एक कोचिंग नहीं लिया। क्यों? क्योंकि जब बच्चे बड़े हुए, जब तक मैं देख सकती थी तब तक मैंने उनको देखा, और उसके बाद मैंने बच्चों से ये कहा कि आप जा करके स्कूल में ही अपने टीचर से क्यों नहीं पूछते। एक बार वो हो सकता है वो आपको डांटेंगे, 2 बार डांटेंगे, लेकिन आप जब जाएंगे बार बार, टीचर भी खुश होता है कि अच्छा इस बच्चे को पूछने में जिज्ञासा है, तो वो टीचर भी जा करके उस बच्चे की जिज्ञासा को शांत करता है। और वो हुआ, बच्चे स्टार्टिंग में डरे, लेकिन उसके बाद में जब उन्होंने उनके पूछने का क्रम एक शुरू हुआ, तो नो डाउट आज तक सारे के सारे शिक्षक जो वो स्टार्टिंग से थे सब जुड़े रहे, तो बच्चों को उन्होंने प्रॉपर गाइडेंस दिया। तो ये हम अपने बच्चों के अंदर ये चीज क्यों नहीं लेकर आते? वो स्कूल में ही टीचर से क्यों नहीं जा करके चीज पूछते कि हमको इस सवाल में दिक्कत है, वो उस चीज को पूछते नहीं। चलिए ठीक है, ये भी मान लिया कि हर जगह टीचर ऐसे होते हैं, कहीं नहीं भी बताते हैं, तुमने कोचिंग लगा लिया, तो फिर वही ज्वलंत सवाल ये है कि हम कोचिंग में जा करके वहां भी इन सब चीजों को हमें देखना बहुत जरूरी है। सबसे बड़ी बात ये नहीं देखना है कि वहां पर केवल भीड़ है इसलिए हमें जाकर के उस बच्चे को भेजना है, अपने बच्चे को वहीं पर डालना है, ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। तीसरा ये है कि बच्चा जैसे कि मैम ने बोला कि बच्चा हमारा जैसे जैसे वो देखता है अपने फ्रेंड सर्किल में दूसरे मिलने जुलने वालों को, उनको देखकर इन्फ्लुएंस होता जाता है कि आज मुझे ये बनना है, आज मुझे ये बनना है। अगर बच्चों के साथ बैठकर बात की जाए, उनको अलग अलग जो हमारी जो फील्ड्स हैं उनके बारे में हम उनको बताएं, उससे होने वाली परेशानियां, उस फील्ड तक पहुंचने के लिए, उस गोल तक पहुंचने के लिए आपको कितनी जरूरत है पढ़ाई की, वो सारा कुछ उनको हम बताते जाएं और प्यार से उनको गाइड करते जाएं। मुझे लगता है बच्चे ने अगर एक बार अर्ली एज में ही अगर वो अपने गोल को सेट कर ले, तो फिर ऐसा कोई मतलब ही नहीं है। जब हमारा गोल ही डिसाइड नहीं है कि आज हमें ये बनना है, कल हमें ये बनना है, तो बच्चा भी कंफ्यूज है, भ्रमित है। वो आज इस कोचिंग में जाने की कोशिश करता है, वो आज इस कोचिंग में जाने की कोशिश करता है, तो भ्रमित जब बच्चा होगा तो कहीं ना कहीं सफलता उसको मिलेगी, इसमें ही संदेह है। तो बच्चे का गोल साफ करने में हमारा ही यानी माता पिता का, शिक्षक का तो बाद में ही आएगा, लेकिन कहीं ना कहीं माता पिता की सबसे पहली जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों को, कि हम अपने बच्चों को कि उनका गोल निर्धारित करने में उनको एक दिशा निर्देश दें। और कोचिंग सेंटर्स में जाकर के इन छोटी छोटी चीजों को, जैसे कि मेरे सेंटर में आते हैं वैसे ही जाकर किसी भी कोचिंग में जा रहे हैं, तो आप ये जरूर देखें कि वहाँ प्रॉपर एटलीस्ट एक निकास की जरूरत नहीं है, एटलीस्ट 2 एंट्रेंस तो हो, ऐसे डोर हो जो अगर कहीं कोई प्रॉब्लम हो जाए तो वो इसलिए खुल पाए, ऐसी जगह हो जहाँ पे सीढ़ियां 2 हो, जहाँ बच्चों को निकलने की प्रॉपर व्यवस्था हो। जब ये सारी चीजें हम देखेंगे तो हम बहुत हद तक अपने बच्चों को किसी भी बिल्कुल। ऐसी अनहोनी घटना से बचा पाएंगे। देखिए एक जी निधि जी बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, हमने हमेशा एक चीज देखी है कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। हम ये हमेशा पढ़ते आए हैं हर कॉलेज में, स्कूल में, क्योंकि जब जरूरत होती है उस हिसाब से हम अपने घर में भी चीजें बदलते हैं, अपने व्यक्तित्व को भी बदलते हैं ना। समाज में जिस चीज की जरूरत होती है वो चीजें एक्सेप्ट करते हैं और बदलाव आता है समाज में। तो अगर इन हादसों से सीखना है, इन हादसों को रोकना है, तो हमें अपने जीवन में भी बदलाव की जरूरत है। मैं निधि नंदनी आपके पास आना चाहती हूँ और मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि ये जो समस्या है इसमें इसकी जो जड़ है, आपके हिसाब से वो जड़ क्या है? क्योंकि आप पत्रकार हैं, पत्रकार का काम ही है जड़ तक पहुंचना, तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जड़ क्या है? सबसे पहले इसका जवाब मैं एक शब्द में दूंगी, फिर उसे समझाने का प्रयास करूंगी।
इसकी जड़ कहीं न कहीं अति महत्वाकांक्षी होना है। महत्वाकांक्षी वो कोचिंग संस्थान चलाने वाले हैं, जो सुरक्षा को दरकिनार करके ज़्यादा से ज़्यादा कमाई करना चाहते हैं। महत्वाकांक्षी प्रशासन में लिप्त वो भ्रष्टाचारी हैं, जिन्हें शायद तनख्वाह कम पड़ती है, उन्हें और चाहिए, पेट और भरना है। और कहीं न कहीं सरकार भी इसके लिए ज़िम्मेदार है और कहना अब ज़रूरी नहीं है कि यहाँ भी महत्वाकांक्षा ही है। और अब आम लोगों की बात करें, आप और हमसे, क्योंकि ये प्रशासन में बैठे लोग भी आप और हम में से ही एक हैं। सरकार जिससे बनी है, वो नेता हमारे चुने हुए जनप्रतिनिधि ही हैं, हमारा वोट ही उन्हें मिला है। तो कहीं न कहीं अप्रत्यक्ष रूप से वो हम ही हैं, भीड़ का ही हिस्सा हैं। अपनी बात करें, तो हम भी बहुत महत्वाकांक्षी हैं। जैसा कि हमारे साथ और भी जो मेहमान जुड़े हुए हैं, उन्होंने भी इस बात का ज़िक्र किया कि कोचिंग में आखिर क्यों डालना जब किताबों में वो सब कुछ है, क्यों ना उससे पढ़ लिया जाए। लेकिन महत्वाकांक्षा ये है कि हम तो नहीं डालेंगे, मान लो अगले ने डाल दिया और उसके ज़्यादा नंबर आ गए तो? तो ये महत्वाकांक्षा जो है कहीं न कहीं इन सब की जड़ है। दूसरी बात, यहाँ पर हम जो चर्चा कर रहे हैं, असल मुद्दा ये है कि सुरक्षा को दरकिनार करके जिस तरीके से ये कोचिंग संस्थान चल रहे हों, कोचिंग संस्थान की इमारत हो या कोई अन्य इमारत हो जहां लोगों का आना-जाना हो, क्या वहां पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम हैं? ऐसी किसी आपात स्थिति से निपटने के इंतजामात हैं कि नहीं? ये हर जगह इसकी अवहेलना, अनदेखी देखी जाती है और समय-समय पर जब हादसे होते हैं तब जाकर के ये सामने आता है। वैसे तो जिम्मेदारी प्रशासन और सरकार की बनती है कि इस तरीके के हादसे ना हो। जो नियम ऑलरेडी तय कर दिए गए हैं, जैसे कि अभी हम लोगों ने बातों-बातों में कहा कि जब हादसे होते हैं तब हम जागरूक होते हैं कि क्या-क्या होना चाहिए और क्या-क्या नहीं होना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है। हमें पहले से पता है क्या नियम होने चाहिए। एक इमारत बन रही है तो वहाँ किस तरीके की व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे आपात स्थिति से निपटा जा सके और लोगों की जान बचाई जा सके। आग लगना स्वाभाविक है, वो किसी की गलती से लगे या किसी भी अन्य स्थिति में लग सके, लेकिन अगर लगती है तो कैसे हमें उससे डील करना है। सारे नियम तय हैं, पर समस्या ये है कि उनका पालन नहीं हो रहा है। अभी अचानक की अगर बात कर ली जाए, सरकार जब बदलेगी, जब उसका रवैया बदलेगा काम करने का, वो तब बदलेगा। अब प्रशासन का रवैया अगर बदलेगा, कितने दिन के लिए बदला है अभी जो दिख रहा है तरीका, जिस तरीके से इमारतों को सीज किया जा रहा है, चेकिंग चल रही है, वो जब बदलेगा तब बदलेगा और जब असर उसका देखने को मिलेगा तब मिलेगा। लेकिन अभी हम जो कर सकते हैं, हमारे हाथ में जो है, अब क्योंकि बच्चे हमारे हैं, हमारे हमारे कलेजे का टुकड़ा होते हैं वो, उनसे हमारा भविष्य है और देश का भी भविष्य है। तो हमें अब जाकर मजबूरन सोचने की ज़रूरत है कि हम अपने बच्चे को जिस कोचिंग संस्थान में भेज रहे हैं, कम से कम अब जाकर के जागरूक हों और उनसे सवाल करें। और अगर वो तय मानक के अनुरूप नहीं है, तो आप बिल्कुल अति महत्वाकांक्षी ना हो, आप घर बैठा लीजिए अपने बच्चों को, अलग तरीके से पढ़ा लीजिए, लेकिन खतरे में मत झोंकिए। फिलहाल अब हमारी ये ज़िम्मेदारी बन जाती है। और अगर हम ऐसा करेंगे, तो निश्चित तौर पर सरकार को भी बदलना पड़ेगा, संस्थानों को सबसे पहले अपने नियमों में बदलाव करना पड़ेगा और फिर वो सुरक्षा से जुड़े जो खर्च हैं, वो उन्हें अनावश्यक नहीं लगेंगे, वो करेंगे ही करेंगे, क्योंकि फिर अभिभावक आएँगे नहीं, स्टूडेंट आएँगे नहीं। तो फिलहाल स्थिति इस तरीके से हमारे हाथ में है। बहुत ही अफ़सोस की बात है कि आम जनता जो मासूम समझी जाती है, जो टैक्स देती है, वोट देती है और चाहती है कि जो सरकार बैठे, वो हमारी सुरक्षा करे, इन सब के बावजूद अब आम जनता को खुद सोचना पड़ रहा है। बहुत सुंदर जवाब दिया है आपने और बहुत सटीक बात आपने कही है। हमारे साथ बसंत श्रीवास्तव जी जुड़ गए हैं, बहुत-बहुत स्वागत अभिनंदन करती हूँ। और सुदर्शन शर्मा सुधीर जी लगातार बहुत अच्छे-अच्छे संदेश वो भेज रही हैं, बहुत ज्वलंत बातें हैं। देखिए सही बात है, जगह के मालिक को किराया चाहिए, कोच को धंधा चाहिए, प्रशासनिक अधिकारियों को घूस चाहिए, मरने वालों की चिंता किसी को नहीं है। तो देखिए ये चूँकि हम जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए ये जागरूकता अभियान चला रहे हैं, अगर हमारे दर्शक दीर्घा में ऐसे-ऐसे व्यक्ति हैं, जो इस तरह के संदेश हमें भेज रहे हैं, तो हमें लगता है कि हम सही दिशा में हैं। मैं एकता जी आपके पास आना चाहती हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आपका नेटवर्क चला जाए, क्योंकि अब हमारे पास थोड़ा-सा समय बचा है और उसी समय में हमें बहुत सारी बातें करनी है। तो अभी चूँकि कोविड के दौरान हमने देखा नहीं, एकता जी आप मुझे सुन पा रही हैं क्या? रही हूँ आपको। जी, मैं सुन पा रही हूँ। कोविड के दौरान हमने एक चीज देखी कि ऑनलाइन पढ़ाई शुरू हुई। ऑनलाइन के बारे में हमें पहले से पता नहीं था कि ऑनलाइन होता क्या है, ठीक है। तो ऑनलाइन यूट्यूब हो गए, फेसबुक हो गया, बहुत सारे माध्यम है ऑनलाइन, गूगल मीट है, जूम है, बहुत सारे माध्यमों से पढ़ाई शुरू हुई। तो क्या हम आने वाले समय में ये उम्मीद कर सकते हैं कि जो नीट की पढ़ाई या फिर जो जेई है, जैसे कि बताया
निधि जी ने कि बहुत सारे ऐसे संस्थान है जहाँ पर बड़े बड़े लेवल की पढ़ाई होती है। संभव है कि हम उसको ऑनलाइन ला सकें आने वाले समय में, जिससे कोचिंग का खर्चा भी बचे, कोचिंग का वो जो स्थितियां उत्पन्न हो रही है वो भी कम हो, बच्चे घर में सुरक्षित माहौल के साथ पढ़ सकें। क्या कोई ऐसी कल्पना हम कर सकते हैं? वैभवी जी देखिए, आप सभी लोगों को शायद मेरी आवाज थोड़ी सी डिस्टर्ब आएगी, लेकिन इस बात को हमें जानना होगा कि हर एक जो भी संस्थान होता है और जितनी भी संस्थाएं हैं, परिवार नामक संस्था या संस्थान जहाँ बच्चे पढ़ने जाते हैं, खेलने कूदने जाते हैं, उन सभी का अपना एक एनवायरनमेंट होता है और वो एनवायरनमेंट भी बच्चों को सिखाता है। कंपटीशन आता है, बच्चे एक दूसरे के साथ मिलकर कुछ आपस में भी सीखते हैं। तो ये तो मेरा मानना है कि कोई भी संस्था जो है, वहां जब बच्चे खुद चलकर जाते हैं, उस माहौल को जीते हैं, हवा पानी को जीते हैं, तो कुछ अलग सीखते हैं। एक बात हुई। लेकिन जब हमारे पास इतनी अच्छी सुविधा है कि हमारे पास स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, तो हम उन्हीं में काफी कर लें। तीसरी बात ये जो आपने पूछी कि अगर नीट की पढ़ाई या बहुत बड़ी बड़ी पढ़ाइयां हैं और उन पढ़ाइयों के लिए हमें बच्चों को भेजना नहीं की इच्छा हो, देखिए असुरक्षा तो घर में भी है, बाहर भी है, लेकिन कुछ तो दायरे हम भी बनाते हैं। तो अगर चाहे तो आप क्यों नहीं ऑनलाइन में ये पढ़ाइयां कर सकते हैं। स्कूल और कॉलेज में बच्चों को रेगुलर जाने दीजिए, उससे बच्चों को काफी सहारा मिलेगा। लेकिन ये सिर्फ एक ये रास्ता नहीं है, क्योंकि ये रास्ता तो वैसा रास्ता हुआ ना कि अगर आपको आपके पेट में दर्द है तो खाना मत खाओ, भूखे रह जाओ, वो वाली बात है। तो पढ़ने लिखने, खेलने कूदने, घूमने फिरने, कई तरह से बच्चा बाहर निकलता है। 5 मिनट, बस 1 मिनट बता दो, मेरा 50 नंबर है उस वाले में। तो इसलिए मेरा यही मानना है कि ये रास्ता तो नहीं है, लेकिन कोचिंग संस्थानों की जरूरत भी नहीं है। माता पिता को समझना होगा। और हमारा एक टॉपिक होता है एजुकेटिंग पेरेंट्स अबाउट एजुकेशन, तो मैं वहां जाकर जब ट्रेनिंग देती हूँ टीचर्स एंड प्रिंसिपल्स को, तो मैं बताती हूँ एजुकेटिंग पेरेंट्स अबाउट एजुकेशन नहीं, एजुकेटिंग पेरेंट्स अबाउट पेरेंटिंग बताइए। और जब पेरेंटिंग पता होगी तो मालूम होगा कि स्कूल और कॉलेजों को जब मान्यताएं मिलती हैं तो इतने एकड़ का होगा तो सीबीएसई की मिलेगी, इतने का एकड़ का होगा तो आईसीएसई की मिलेगी, तो इतना वेंटिलेशन होगा, ऐसे ऐसे होगा। तो आप देखिए स्कूलों की, महाविद्यालयों की बिल्डिंग्स जो होती है वो उतनी गर्म नहीं होती इतने हमारे घर और हमारी बिल्डिंग्स या हमारे कोचिंग सेंटर्स होते हैं, क्योंकि उनके मानक जो है वो तय किए जाते हैं। तो मानकों को तय करवाने की जो सुविधा है वो की जानी चाहिए। और एकता जी, आपने बड़ी अच्छी बात कही कि मानक तय होने चाहिए, और मानक जैसे स्कूल कॉलेजेस के तय हैं, कोचिंग सेंटर्स के भी मानक तय होने चाहिए मेरे हिसाब से। इस बात को हम आगे बढ़ाएंगे। सुनिधि हमसे हाँ, सुनिधि आ गई। सुनिधि आ गई है, और सुनिधि मैं आपसे, अगर नेटवर्क साथ दे, सुनिधि, हाँ बेटा, सुनिधि, अगर आपका कोई छोटा भाई है या दोस्त का भाई है या पड़ोसी है या किसी रिश्तेदार में बच्चे हैं, अगर वो कहीं बाहर जाकर पढ़ना चाहते हैं, तो आप उनको एक बड़ी बहन होने के नाते क्या सलाह देंगी? मैं पहली सलाह तो उन्हें यही दूंगी कि अगर आप बाहर जाके पढ़ना चाहते हैं बिल्कुल पढ़िए, लेकिन उसकी क्या ज़रूरत है, क्या सच में उसकी ज़रूरत है आपको, आप पहले वो समझिए। और अगर दूसरी बात उनसे ये पूछूंगी, आप किसी को देख के दूसरी जगह पढ़ने जा रहे हैं, वो समझिए। क्योंकि एट द एंड अगर मेरा कोई छोटा भाई छोटी बहन हो तो मैं हमेशा उनको यही सिखाऊंगी, आप चीजें देख लो, आप समझ लो कि सिचुएशन क्या है, लेकिन उसके बाद डिसीजन आपका खुद का ही होना चाहिए। इन सब के बाद भी अगर उन्हें लगता है कि उन्हें जरूरत है कोचिंग क्लास की, ट्यूशन की, तो वो बिल्कुल जाएं। तो मैं उनको बिल्कुल जाने की परमिशन देती हूँ, लेकिन सारी चीजें देख के, वहाँ की सेफ्टी कैसी है, वहाँ कैसे लोग हैं, उन सब के बाद अगर मेरी छोटा भाई बहन का डिसीजन है तो वो जाए। बिल्कुल सही कहा आपने। एक बड़ी बहन होने के नाते जो आपका फर्ज है वो आप जरूर निभाएंगी, और आप उनसे ये कहेंगी कि अगर आपको उस चीज की जरूरत है, क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि बच्चे को क्या चाहिए बच्चे को पता नहीं होता, तो बच्चों को उस बात की जरूरत है भी कि नहीं ये भी देखना बहुत जरूरी है। मैं श्वेता जी, मैं आपके पास आना चाहती हूँ। एक बात सामने आई थी, सुदर्शन जी ने लिखा था कि कंपटीशन की जो भावना है, जो जो प्रतियोगिता का जो एक मुझे लगता है प्रतियोगिता भी एक समस्या हो गई आज के समय में।
हर माँ बाप चाहते हैं कि बहुत अच्छे नंबर आए, हर बच्चे चाहते हैं कि मेरे पास बहुत अच्छा नंबर आए। तो ऐसी परिस्थिति में क्या आपको लगता है कि प्रतियोगी परीक्षाओं की वजह से भी जो समाज में है वो एक भाग-दौड़ वाली लाइफ हो गई है कि नहीं, होड़ है कि बेहतर से बेहतर कोचिंग संस्थान में हम जाएँ? और एक बात और, एक अभिभावक होने के नाते क्या सिर्फ फैकल्टी बेहतर होना हम ढूँढेंगे आज के बाद? चूँकि ये हादसा हुआ है और इसी हादसे की वजह से हमने ये चर्चा रखी, और हम नहीं चाहते हैं कि भविष्य में इस तरह का कोई भी हादसा हो, हमारी भावी पीढ़ी के साथ कुछ भी गलत ना हो। हम यही कामना करते हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से। तो अब माता-पिता की ज़िम्मेदारी बढ़ गई। अब जब बच्चे बाहर जाएँगे तो क्या बच्चों के साथ, क्योंकि अभी सुदर्शन जी का एक संदेश आया है कि बच्चे अपने आप चीज़ें ढूँढ लेते हैं। माँ-बाप को पता नहीं होता। बच्चों ने कहा कि भई यहाँ 10 बच्चे मेरे फ्रेंड्स जा रहे हैं, ये बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है, तो और बाकी चीज़ें नज़रअंदाज हो जाती हैं। लेकिन इन हादसों के बाद क्या एक माता-पिता को सशक्त होने की ज़रूरत है, जागरूक होने की ज़रूरत है? क्या कहेंगे आप? बिल्कुल विभा जी, जागरूक होने की बिल्कुल ज़रूरत है। आपकी बात सही है कि बच्चे अपने फ्रेंड्स के साथ मिलके, एक फ्रेंड ने बोला कि जाना है तो वो सोचे हाँ सब एक साथ चलते हैं, चले जाते हैं। ठीक है, आप बच्चे की बात मत नकारिए, क्योंकि इससे बच्चा क्या ये फ़ील करेगा कि पेरेंट्स तो हमारी सुनते ही नहीं है। और आजकल सबसे बताऊँ, सबसे ज़्यादा मुश्किल मेरे को लगता है जितनी भी जॉब्स हैं वो आसान है, लेकिन एक पेरेंटिंग करना सबसे ज़्यादा मुश्किल है सोशल मीडिया को लेकर। तो आप बच्चे की बात मत सुनिए, उसके साथ जाइए, देखिए। अगर आपको लगता है कि बच्चा सही कह रहा है या जो फैकल्टी है वो अच्छी है, और वही जो जैसे उन्होंने कहा कि जो मानक सेट किए जाते हैं कोचिंग सेंटर के लिए, ट्यूशंस के लिए, अगर वो वहाँ पे फॉलो हो रहे हैं तो आपको क्या दिक्कत है हाँ करने में? सब कुछ आपको मिल रहा है। और अच्छा, ये तो अच्छी बात है कि बच्चे ने अगर हम इसी बात को बच्चे को समझा पाए कि बेटा जो आपने ढूंढा, अगर आप इन फ्यूचर भी ढूंढ लें अपने फ्रेंड्स के साथ, तो आप इन मानक को देखिएगा। ये बात बच्चे को भी समझानी चाहिए और हमें खुद भी समझनी चाहिए। और अगर बच्चा वो कह रहा है तो बिल्कुल जाइए, सब आप सेट कीजिए, समझिए, देखिए। अगर वो सही है तो मुझे नहीं लगता हाँ बोलने में कोई प्रॉब्लम है, और अगर वो ठीक नहीं है। है तो हम जी। पेरेंट्स ही हैं। मैं एक चीज और बोलना चाहूंगी विभा जी जी। आपके माध्यम से, जी। कि हमने ये तो देख लिया कि क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन जो लास्ट में आता है वो एक शमशान है, जो वर्ड आज हमारे उसमें है, कि अंतिम हताशा, कि बच्चे के पास कुछ नहीं देखता और वो कहता है कि मेरे पास तो एक अंतिम हताशा है, और वो एक गलत कदम उठा लेता है। तो 3 वर्ड मैंने पढ़े हैं जो एज अ पेरेंट्स मैं फॉलो करती हूँ, और शायद मैं कहूंगी कि आगे सारे पेरेंट्स फॉलो करें: भव, भाव और काल। अगर आपको लगता है कि बच्चा किसी प्रॉब्लम है तो भव उसकी जगह चेंज कर दीजिए, उसके साथ भाव उसके भावों को चेंज करने की कोशिश कीजिए, और काल उसके समय को चेंज करने की कोशिश कीजिए। अगर हम हो सकता है इन तीनों को यूज करके बच्चे को उसकी प्रॉब्लम से निकाल पाए। और ये जो वर्ड है, मैं दोबारा इसको रिपीट बिल्कुल नहीं करना चाहूंगी, कि जो अंतिम हताशा है यही निकालना सबसे बड़ा आजकल पेरेंटिंग है, कि बच्चों को स्ट्रेस ना हो और वो कदम ना उठा पाए जो एक पेरेंट्स के लिए, एक समाज के लिए और देश के लिए सबसे मतलब ऐसा कदम है जिसका कोई तोड़ नहीं। धन्यवाद। बिल्कुल बहुत सुंदर बात कही आपने श्वेता जी। अंतिम प्रश्न वही है आप सभी के लिए, क्योंकि आज हम संदेश नहीं चाहेंगे, आज हम प्रश्न का उत्तर चाहेंगे, क्योंकि संदेश तो हम कार्यक्रम के शुरुआत से ही दे रहे हैं कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। लेकिन आज एक समाधान देना है कि इन सब जो समस्याएं हैं, और एक एक करके मैं आप सबके पास आऊंगी, छोटा छोटा मैं चाहूंगी उत्तर दें, क्योंकि हमारे पास समय ज़्यादा नहीं है। छोटी छोटी बातें करनी है कि इस जो अभी भविष्य में इस तरह की घटनाएं घटित ना हो, उसके लिए क्या कदम उठाने चाहिए आप सबके हिसाब से। तो मैं सबसे पहले निधि जी आपके पास आना चाहती हूँ, क्योंकि आज हम संदेश नहीं देंगे, हमको प्रश्न के उत्तर देने हैं। जी निधि जी, छोटे छोटे संदेश, मतलब जवाब। जी
मैं यही कहना चाहूंगी कि अगर कोचिंग जरूरत ही है, पहले तो कोशिश ये करें कि बच्चों को सेल्फ स्टडीज की ओर ज्यादा उनको प्रेरित करें कि वो सेल्फ स्टडी करें, क्योंकि जो उनकी किताबों में है वो कहीं नहीं है। और स्कूल में टीचर जो आपको पढ़ा रहे हैं उनसे बेहतर कहीं ना कहीं कोचिंग सेंटर में तो मुझे नहीं लगता कि कोई उनसे बेहतर ज्ञान दे पाएगा। और फिर भी अगर जरूरी है तो जाते समय हम ये जरूर देखें कि बच्चे के भविष्य के साथ उसकी सुरक्षा बहुत मायने रखती है। तो हम जाकर के उस कोचिंग सेंटर पे जहां भी बच्चे को हम बेच रहे हैं वहां जाकर के ये जरूर देखें कि वहां के मानक के आधार पर वो चीजें हैं, उपलब्ध हैं या नहीं है, हमारा बच्चा वहां पढ़ाई के साथ साथ सुरक्षित भी रहेगा या नहीं, ये जरूर देखें। और समय समय पर जाते रहें, ये नहीं कि हम एक बार एडमिशन के समय पर हुआ है उसके बाद में बस लास्ट मोमेंट जब बच्चा निकल गया उसके बाद हमें जाने की जरूरत नहीं, समय समय पर जरूर जाते रहें और देखते रहें कि वहां पर क्या परिवर्तन हो रहा है, कैसे क्या चल रहा है, ये जरूर ध्यान रखें। मेरा यही कहना है। बहुत 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 धन्यवाद निधि जी। नंदिनी, यही प्रश्न आपके लिए। नंदिनी, आपका माइक बंद है, माइक खोल लीजिए। हाँ जी, मैं भी यही कहूंगी कि जागरूक रहना बहुत जरूरी है और यहाँ पर जिस तरीके से अब जो मौजूदा स्थिति है उसके मुताबिक हमें देखना जरूरी है कि वहां पर जो बिल्डिंग है वो किस तरीके की है, खुद जाने, बच्चों को भी बताएं कि अगर बच्चे भी खुद जा रहे हैं, क्योंकि कई बार बच्चे खुद भी चुन लेते हैं, तो वो भी इस बात को चेक करें कि इमरजेंसी सिचुएशन होने पर वो कैसे निकलेंगे, क्या स्थिति रहेगी। एक जिक्र आया कि 10 बच्चे अगर जा रहे हैं किसी संस्थान में तो अपने बच्चे ने भी सोच लिया कि हमें भी यहीं जाना है, तो हम खुद चेक करें कि वहाँ क्या स्थिति है, हमें वहाँ भेजना है कि नहीं। और सिर्फ इससे पल्ला ना झाड़ लें कि नहीं हम तो अपने बच्चे को नहीं भेजेंगे, बल्कि बाकी बच्चों को भी आप अवेयर करें, उनके पेरेंट्स को भी अवेयर करें कि भाई आप देख लीजिए इस वजह से हम नहीं कर रहे हैं, और आप भी, यानी खुद जागरूक होना बहुत जरूरी है। बोलिए एकता जी। हाँ वैभवी जी, मुझे उतरना होगा इसलिए मैं पहले अपनी बात कह दूं। आप सभी लोगों ने अच्छे सही उत्तर दिए और ये जरूरी भी है। जाते जाते मैं सबसे पहले जो मैंने ध्यान नहीं दिया स्टार्टिंग में देना चाहिए, मैं सभी पेरेंट्स से माफी मांगना चाहती हूँ जिन लोगों को कभी हमारी किसी बात से दुख हुआ हो कि उन्होंने अपने बच्चों को कोचिंग भेजा। और ऐसा तो कोई भी नहीं चाहता ना कि बच्चे ऐसा कुछ दुख होता, तो मैं उन सभी पेरेंट्स से माफी मांगती हूँ अगर हम कोचिंग में भेजने के उनके निर्णय की अगर हम गलती बता रहे हैं तो। लेकिन बस बार बार एक जो मुझे नया बात मन में आई, और मेरे पास काउंसलिंग के लोग आते हैं, मैंने देखा है घर में शादियों में जो पति पत्नी होते हैं ना, कई बार कोचिंग सिर्फ इसलिए भेज दिया जाता है कि पति इस बात को डांटेंगे कि बच्चे के नंबर अच्छे नहीं आए, तो माएं कई बार इस वजह से भी निर्णय ले लेती हैं। तो बच्चों को जीने दीजिए और अच्छे आपस में सुलह करके अपने बच्चों का निर्णय लीजिए। जब कभी पति पत्नी आपस में अच्छे निर्णय तो अच्छे निर्णय होते हैं। तो डर में, भय में, भयावह स्थितियों में बच्चों को ना झोंक दें। और मैं घोर विरोधी हूँ कोचिंग की, तो चाहे कोई कुछ भी कहे पर कोई आवश्यकता नहीं है कोचिंग पे जाने की। इसकी जगह बच्चों को खेलने कूदने भेजिए, खेलने की, स्विमिंग की, बास्केटबॉल की, इन सब की कोचिंग करवा दीजिए। क्योंकि हमारे फ्लैट्स के सिस्टम में, मकानों के सिस्टम में आजकल वो नहीं है कि नीम के पेड़ के नीचे बच्चे खेल रहे हैं। बच्चों को जीने दीजिए, बच्चों को खोज करने दीजिए। जैसे अभी हमारे साथ पत्रकार हैं, तो खोजी तभी बनेंगे जब उन्हें खोज के लिए छोड़ दीजिए, कोचिंग मत कराइए, मेरा तो इतना ही मानना है। पर जिन्होंने बहुत बहुत शुक्रिया एकता जी, शायद नेटवर्क चला गया है एकता जी का। और मैं आपके पास आना चाहती हूँ सुनिधि, यही प्रश्न आपके पास आता है और आपसे मैं जानना चाहती हूँ कि हम इस हादसों को किस प्रकार रोक सकते हैं। संदेश तो नहीं कहूंगी, इसका उत्तर चाहिए हमें। इसका उत्तर यही है, मैं आप सबकी बात से सहमत हूँ। जागरूकता, सबसे पहले हमें जागरूक होना चाहिए। अगर हमारा बच्चा जहाँ भी जा रहा है हम देख के आए कि वहां पे सेफ्टी है या नहीं है, उसके बाद अपने बच्चों को भी जागरूक करें, उन्हें समझाएं। यूट्यूब पे इतने सारे वीडियोस अवेलेबल है, उन्हें सब चीजों से बताएं कि इमरजेंसी एग्जिट क्या होती है, वेंटिलेशन क्या होता है। अगर आप खुद से भी कोई डिसीजन ले रहे हो तो आपको पता होना चाहिए, ये चीजें आप जरूर देख के आओ। तीसरी चीज जो सबसे ज्यादा जरूरी है, मैम ने भी जैसे बताया कि अगर हम जागरूक हैं, हम दूसरे पेरेंट्स को भी, दूसरे बच्चों को भी जागरूक करें कि इसलिए हम एडमिशन नहीं करा रहे हैं। लेकिन अगर उससे और हम कुछ अच्छा कर सकते हैं तो अपने विचार, जो विचार हम सरकार तक पहुंचा सकते हैं, उन्हें एप्लीकेशन लिखें, लेटर लिखें, उन्हें भी बताएं कि ये दिक्कत आ रही है, आप इन्हें देखो। अचानक से ये केस हुआ, उसके बाद 48 और सेंटर्स हमें पता चले, वो सेंटर पहले भी एग्जिस्ट कर रहे थे। तो अपने विचार हम सरकार तक पहुंचाएं
और उसके बाद हमारा सोशल मीडिया है। अगर कोई दिक्कत आपको काफी टाइम से लग रही है तो सोशल मीडिया पर भी डालें और सबको जागरूक करें। मैं यही कहना चाहूंगी बहुत कि सही आप कहा आपने सब लोग सुनिधि। सोशल मीडिया का एक बहुत बड़ा दौर चल रहा है और हम सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़कर आज कार्यक्रम कर रहे हैं। और सोशल मीडिया मुझे लगता है ज़्यादा संवेदनशील है और मीडिया कुछ चीज़ें गड़बड़ होती हैं, सोशल मीडिया में भी फेक चीज़ें आती हैं, चूँकि ये बहुत सारे ऐसे लोगों के हाथ में है जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, संवेदनशील नहीं हैं, तो चीज़ें इस तरह से गड़बड़ हो जाती हैं। श्वेता जी, यही प्रश्न आपके लिए। देखिए विभा जी, एज अ पेरेंट्स मैं एक बात कहूँगी कि बच्चे बहुत कोमल होते हैं, चिकनी मिट्टी के बने होते हैं, उन्हें हमें ढालना होता है। समय समय पर उनके साथ बैठिए। आजकल पेरेंट्स को टाइम ही नहीं है बच्चों के साथ बैठने के लिए। समय समय पर उनके साथ बैठिए, उनकी बातें सुनिए, उनकी प्रॉब्लम्स को सुनिए, उनको हताश ना होने दीजिए। चाहे वो किसी भी फील्ड में, अगर वो उन्होंने कोई गलती भी करी है तो आप उनको समझाइए, उनको डांटे ना। डांटना एक अलग बात है, समझाना एक अलग बात है। मैं कह रही हूँ डांटना भी जरूरी है, लेकिन ये नहीं कि गलती करती तो आप सीधा उन पे डांटने लग जाएं। उनको हताश मत होने दीजिए। और घर चाहे कैसा भी हो, उसके कोने में एक खुलकर हंसने की जगह जरूर रखिए, जिससे बच्चे क्या है कभी हताश ना हो और वो अपनी दिल की हर बात, चाहे वो कोचिंग सेंटर से जुड़ी हो, चाहे उनकी पढ़ाई से जुड़ी हो, चाहे वो उसमें फेल हो, चाहे वो उसमें पास हो, वो अपनी बात आपको बता सके और आपको उस डर से आप उनको निकाल सकें। आजकल सबसे बड़ा डर यही है पेरेंट्स के मन में। बिल्कुल सही कहा आपने श्वेता जी। और हमारी इस चर्चा में हमने बहुत सारी बातें की, लेकिन हम एक बात का खंडन करते हैं कि हम सभी शैक्षणिक संस्थान के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। हम कुछ चुनिंदा संस्थानों के बारे में आज बात कर रहे हैं जहां पर इस तरह के हादसे देखे गए, जो हादसे टाले जा सकते थे, जिन हादसों को रोका जा सकता था, क्योंकि वो मानक जो एक तैयार था, जिस मानक की बात हो रही थी कि एक रूपरेखा होती है, हर किसी भी चीज की एक मानक तैयार होता है, उसकी जब अवहेलना होती है नंदिनी जी, तब इस तरह की जो घटनाएं होती हैं, इस तरह के हादसे सामने आते हैं। तो सभी कोचिंग सेंटर को लेकर हम नहीं बात कर रहे हैं, लेकिन चुनिंदा जो है जहां पर हमारी भावी पीढ़ी के साथ जो भी हुआ वो नहीं होना चाहिए। और जो प्रश्न अंत में रखा गया कि हम इसको किस प्रकार रोकें, तो ये एक जागरूकता अभियान है। परिचर्चा हम पिछले 4 वर्षों से जागरूकता के लिए कर रहे हैं, निर्बाध गति से चला रहे हैं। 233वें एपिसोड में आज हम पहुंच गए हैं, जहां हमने बहुत सारे समसामयिक और ज्वलंत मुद्दों पर बात की है। तो आज इसी विषय को यहाँ पे हम समाप्त करेंगे। सबसे पहले डॉक्टर निधि, श्वेता जी, सुनिधि, नंदिनी जी और एकता जी, आप सभी का बहुत बहुत आभार कि आप सब हमारी इस चर्चा से जुड़े और अपने अपने वक्तव्य रखा, अपने अपने विचार रखे। और मुझे लगता है बहुत एक अति आवश्यक विषय पर आज हमने चर्चा की। हमने संवेदनाएं रखी उन माता पिता के लिए जिन्होंने अपने भाभी को खोया। अपने कहते ना, आप एक बात कही थी कि हमारे लाडले हैं, आंखों के तारे हैं, तो उनको जो है उनको संजोने की बात हमने यहाँ पर की है। तो इस तरह की घटनाएं दोबारा ना हो समाज में, इसकी हम कामना करते हैं। और अंत में यही कहूंगी कि कोचिंग जो भी है, जहां बच्चे पढ़ते हैं, वो सपनों को उड़ान देने के लिए है। एक उड़ान होती है जो एक स्थान है जहां पर उड़ना सिखाया जाता है, सपनों की राख बनाने के लिए नहीं। शिक्षा वही सफल है जहां ज्ञान के साथ जीवन की सुरक्षा और मानवीय संवेदनाएं सुरक्षित हो। इसी बात को आगे रखते हुए मैं तमाम सुधी श्रोताओं का विशेष आभार व्यक्त करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि हमारे इस चर्चा को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं और अपनी संवेदनाएं रखें, जागरूक रहें। और इस तरह की कोई घटना ना हो तो हमें भी एक सामाजिक प्राणी होने के नाते, सामाजिक सरोकार की बात अगर हम करें, तो हमें भी जागरूक होने की ज़रूरत है। सभी वक्ताओं का मैं अभिवादन करती हूँ, बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। और अगली बार फिर नए विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि। नमस्कार सभी।